हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हाल ही में मेरा हार्निया का एक ऑपरेशन हुआ था, जिसके चलते फिलहाल मैं घर में हूँ, रेस्ट में, बाहर निकल नहीं सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि घर में रहते आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आऊं जो कुछ अलग हो, कुछ हटकर हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसे किस्से बताने वाला हूं जो हकीकत में, असलियत में घटी थी। ये एक्चुअली कहानियां नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने आंखों से देखी है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इन कहानियों को देखने के बाद आपकी राय क्या है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सबसे जरूरी बात, आगे इस तरीके के वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर आऊं या नहीं, ये जरूर लिखिएगा कमेंट में। तो आइए आज ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो दो किस्सा आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, जो हकीकत में मेरे साथ, मेरे सामने घटित हुई है, ये एक्चुअली अरुणाचल से रिलेटेड है। वो इसलिए क्योंकि आज से लगभग 50 साल पहले मेरा जन्म 1973 में अरुणाचल के दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के रोइंग नामक एक इलाके में हुआ था। तो एक्चुअली कहानी कुछ ऐसा है कि हमारे पापा जी वहां नौकरी किया करते थे, और उनके 36 साल के नौकरी के पीरियड में अरुणाचल में उनके साथ रहते हुए हम लोगों ने कई जगहों को काफी पास से जाना है, और वहां हर एक जगह के ट्राइब को काफी पास से देखा है, समझा है। तो वहां के हर एक जगह पे अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं, जिन ट्राइबों का बोलचाल अलग है एक दूसरे जगह के मुकाबले, पहनावे में फर्क है, उनके काम में फर्क है, उनके रहन सहन में फर्क है, और सबसे बड़ी चीज उनके पूजा पाठ करने की तरीके में फर्क है। तो दोस्तों, आज जो पहला दो किस्सा मैं आपको बताने वाला हूं, ये अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के रोइंग से रिलेटेड है, जहां मेरा जन्म हुआ था। एक्चुअली रोइंग एक ऐसा जगह है अरुणाचल प्रदेश में जहां ईदू मिसमी ट्राइब के लोग रहा करते हैं। इस ट्राइब के लोग काफी नम्र स्वभाव के होते हैं और काफी सहनशील होते हैं, लेकिन उनका पहनावा दूसरे ट्राइब्स के लोगों से काफी अलग है। और खासकर अरुणाचल में क्या होता है कि हर ट्राइब्स के लोगों का जो विलेज होता है, जो गांव होता है, वो अलग अलग हिस्सों में उनका इलाका बटा हुआ रहता है कि वो कोई फिशिंग उधर करेगा तो उधर वो दूसरे गांव वाला उधर फिशिंग के लिए नहीं जाएगा, कोई उस गांव उधर वो शिकार करने जाएगा तो दूसरा गांव वाला उस इलाके में शिकार के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसका इलाका है, हमारा नहीं है। कुछ इस तरीके से लोग आपस में बटे हुए लेकिन एक मिले हुए समाज में रहते थे। तो ये जो कहानी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ये 1979-80 की है। उस वक्त क्या है कि पुलिस प्रशासन तो थे, लेकिन उतना कड़ा नहीं था। लोग वह किसी किस्से के चलते पुलिस के पास नहीं जाते थे। बाकायदा पुलिस स्टेशन तो थी रोइंग में, जेल भी था, लेकिन कभी किसी के पास कुछ हो जाए तो वो पुलिस के पास जाने से ज्यादा जरूरी वो अपने गांव के मुखिया के पास जाते थे, या फिर गांव के ईगू के पास जाते थे। ईगू यानी वो महात्मा, वो प्रीस्ट जो गांव के पंडित हुआ करते हैं, या फिर गांव के वो बड़े बुजुर्ग जो मंत्र तंत्र के ज्ञानी हुआ करते हैं। तो दोस्तों, ये किस्सा कुछ ब्लैक मैजिक या काला जादू, या जिसे आप सरल भाषा में कह सकते हैं विच क्राफ्ट, ये कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन उसी तरीके के मंत्र तंत्र से जुड़ी हुई ये कुछ किस्से हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो ये पहला किस्सा जो है, ये 1979-80 का, जैसे मैंने आपको बताया, उस वक्त लगभग मैं क्लास 1 या 2 में था। उस वक्त क्या था कि लोगों के घर में अगर कोई चोरी होती है तो वो पुलिस के पास नहीं जाकर उन महापुरुषों के पास जाते थे, और उनके नियम के अनुसार वो विचार करते थे क्या था, क्या नहीं था, कैसे होगा, क्या होगा। तो क्या था कि एक बार हमारे घर के सामने से कई लोग एक साथ जा रहे हैं झुंड में, कुछ हल्ला उनके साथ मचा हुआ है। तो मैंने देखा, अरे लोग जा रहे हैं, क्या चक्कर है। सामने देखा तो शायद उनके गांव के ईगू और बड़े गांव बुढ़ा भी साथ में थे। तो मैं साथ में हो लिया उनका पीछे पीछे। तो वो लोग हमारे घर के पीछे चेता नाला करके एक बड़ा नदी सा हुआ करता था, उस नाले की ओर जा रहे थे। उस वक्त वो बड़ा नदी था जिसके ऊपर काफी बड़ा एक काठ का कुंडा डाला हुआ था, कुछ इस तरीके से, जिसके ऊपर से लोग क्रॉस करके नदी के इस पार से उस पार जाते थे। और खासकर आप में से कोई लोग अगर अभी फिलहाल रोइंग से होकर आए हैं तो जानेंगे जरूर, वहां चेता नाला का अभी फिलहाल नामो निशान नहीं है। लगभग नहीं के बराबर पानी वहां से होकर बहता है, सारा ऑक्यूपाई हो गया है, जिसके चलते सब कुछ अलग हो गया है। एनीवे, तो उस वक्त क्या था
कि लोग जब वहां पहुंचे तो मुझे पता लगा कि ये चोरी का किस्सा है, किसी के घर से कुछ सामान चोरी हो गई है। तो क्या था कि ये जो महापुरुष वहां पहुंचे थे वो 3-4 सामान के साथ वहां पहुंचे थे। तो मैंने वो देखा कि अरे यार हो क्या रहा है, एक्चुअली जानने की बड़ी इच्छुकता थी। तो मैंने देखा कि वो इतना बड़ा सा एक पतीला साथ में लेके आए हैं, एक धनुष बाण है उनके हाथ पर, एक मुर्गा है और कुछ धान है एक मुट्ठी में। तो सबसे पहले तो वो वहां पहुंचते हैं नदी किनारे और उस पतीले को लेकर नदी से यूं पानी भरकर कुछ इस तरीके से रखते हैं कि पतीले का आधा हिस्सा तो नदी से सटा हुआ है, नदी के पानी उससे टकरा रहा है, और आधा हिस्सा नदी के किनारे है। और वो अपने बाएं पैर से क्या करते हैं कि उस पतीले को ऐसे करके नीचे से टच करके रखते हैं, उनकी उंगली उसमें लगी हुई है। और वो सामने क्या करते हैं, जो हाथ में उनका धान था, धान को कुछ इस तरीके से वो छींट देते हैं। उसके बाद उन्होंने जो किया उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इदुमिश्मी ट्राइब के जो भी लोग वहां अरुणाचल में रहते हैं, उनके वहां कोई पूजा हो, कोई प्रतिष्ठान हो, कुछ भी हो, बलि देने की एक प्रथा है। तो अक्सर वो लोग मुर्गा या फिर कुछ ऐसे चिड़ियों का बलि देते हैं जिसकी मांस वो लोग बाद में खा सकें। लेकिन पहले हिसाब में चॉइस में अक्सर मुर्गा ही आता है। तो उस दिन भी उन्होंने हाथ में एक मुर्गा लिया हुआ था और उनके पास एक दाव था। दाव यानी वो वेपन जो वो लोग कैरी करते हैं अक्सर, कुछ इस तरीके का वेपन होता है। ये है दाव, काफी लंबा होता है, देख रहे हैं। वो लोग ऐसे कैरी करते हैं, बंबू का केस बनाया हुआ होता है, उसमें बढ़िया से वो दाव को डालने के लिए उसका अलग से स्पेस बना लेते हैं, फिर उसको ऐसे डाल देते हैं और ऊपर से पिरो के रस्सी सा बनाकर बेत से वो उसको जड़ लेते थे और रस्सी से अपने कमर में बांध लेते थे। तो इस तरीके का दाव आपको अरुणाचल के हर एक अलग ट्राइब के पास दिख जाएगा, लेकिन अलग अलग ट्राइब के अनुसार इस दाव का जो शेप है वो अलग अलग होता है। तो उन्होंने वो दाव निकाला और उस मुर्गे का सर को कलम किया। कलम करने के बाद कुछ मंत्र पढ़ा और फिर मुर्गा को छोड़ दिया। तो सर कटा हुआ मुर्गे का शरीर जिस तरफ आगे बढ़ा लड़खड़ाता हुआ, वो उसी तरफ मुड़ गए। मानो इस तरफ आगे चले गए तो वो ऐसे मुड़ गए। मुड़ने के बाद वो अपने धनुष बाण निकालते हैं और ऐसे कर कर तीर चढ़ाकर पूरा खींचकर वो जो पतीला उन्होंने रखा था पानी के पास, उस पतीले के ऊपर वो यूं ऐसे करके देखते हैं। मानिए नीचे पैर की उंगली ऐसे लगी हुई है, पतीले में पानी भरा हुआ है और वो ऊपर से ऐसे देखते हैं और ऐसे धनुष में तीर चढ़ाए हुए वो पकड़े हुए हैं और काफी देर वो उसमें देखते रहते हैं। हम लोगों ने देखा कि यार ये क्या हो रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था कुछ पहले। तो काफी देर वो वहां देखने के बाद वो तीर को छोड़ देते हैं। तो बीच में मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है, आज का लेटेस्ट से लेटेस्ट अगर धनुष में आपको लाके दूं, उसमें तीर चढ़ाकर आप कितना दूर तक मार पाओगे, ये कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा, क्योंकि आगे का किस्सा आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। वो तीर धनुष से निकलता है, थोड़ी दूर ऊपर ऐसे चलता है, फिर वो ऐसे हो जाता है और फिर वो चलता ही जाता है। और लोग क्या करते हैं, नीचे से ऐसे तीर को देखते हैं और तीर के साथ साथ नीचे नीचे वो भागते हैं, बराबर भागते रहते हैं, बराबर भागते रहते हैं। मीलों दूर वो तीर चलता जाता है, जिस तरीके से जहां से भी हो वो तीर जाता रहता है। लोग भागते रहते हैं और जाते जाते वो तीर अंत में किसी के घर के ऊपर जाकर यूं गिर जाता है, छत पर। उस वक्त ऐसे आरसीसी के घर नहीं हुआ करते थे, वो आम झोपड़ी सा घर हुआ करता था। और लोग जब जो भागे हुए जाते थे उस घर के अंदर जब घुसकर तलाशी लेते थे तो उनको सारा चोरी का सामान उस घर के अंदर बरामद होता था और उस घर के मालिक को वो चोर समझकर पकड़ लेते थे और असली में भी चोरी उसी ने की होती थी। तो दोस्तों देखिए चोर को पकड़ने का क्या तरीका था। ये बड़े बूढ़े उस वक्त के जो मंत्र तंत्र जानते थे, अगर उनके रहते ये किसी को सिखाए होते तो शायद आज का दुनिया कुछ अलग होता। और कुछ ही लोगों ने शायद इन चीजों को सीखा होगा और बढ़ती दुनिया के होड़ में इन चीजों को सीखने की चाह
शायद किसी में रही नहीं होगी, और उनके देहांत के बाद ये जो मंत्र तंत्र का जो भी ज्ञान था उनके साथ ही चला गया। कई ऐसे जरूरी चीज है जो शायद हमें सीख के रखना था, जो आज भी अगर हम लोग इस्तेमाल करते तो उससे काफी भला होता। क्योंकि ये जो ब्लैक मैजिक है या काला जादू या विच क्राफ्ट जो भी आप कह लो, ये पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि किसी के बुरे काम के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, किसी का बुरा होने के लिए, लेकिन मैंने तो नहीं देखा है। मैंने जब भी वहां इदुमिश्मी ट्राइब के लोगों को इस तरीके के मंत्र तंत्र करते हुए देखा है, हमेशा किसी के भलाई के लिए कुछ करते ही देखा है। तो वो चीजें मेरे हिसाब से हमें सीख लेना चाहिए था, जो हमने नहीं सीखी, या फिर हमारे जैसे लोगों या फिर उनके बच्चों ने नहीं सीखी। आजकल ऐसे लोग वहां बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ही कम। तो ये था मेरा पहला किस्सा दोस्तों। मेरा दूसरा किस्सा 1980-81 का है, उस वक्त का जब लेफ्टिनेंट गवर्नर RN हल्दीपुर जी अरुणाचल के गवर्नर हुआ करते थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या है। दोस्तों बता देता हूं आप लोगों को क्लियर करने के लिए। उस वक्त अरुणाचल प्रदेश एक्चुअली एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, और तो यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नर हुआ करते हैं उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, और जो स्टेट्स के गवर्नर होते हैं उन्हें गवर्नर कहते हैं। तो जबकि अरुणाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी था, तो उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर RN हल्दीपुर जी थे। तो ये RN हल्दीपुर जी वहां रोइंग में 1980 में एक बार आए थे, जब वहां रे फेस्टिवल हुआ था। तो ये रे फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जो इदुमिश्मी ट्राइब के लोग सेलिब्रेट करते हैं, खासकर फरवरी के महीने में। 5 से 6 दिनों का ये फेस्टिवल होता है उनका। और अगर किसी कारणवश किसी साल वो फरवरी के महीने में सेलिब्रेट नहीं कर पाए, तो वो जून जुलाई के महीने में सेलिब्रेट करते हैं। ये पता नहीं क्यों होता है, कैसा होता है, लेकिन उस साल 1980 में जहां तक मुझे ध्यान में है, ये जून का महीना था जब उन्होंने रे फेस्टिवल का सेलिब्रेशन का आयोजन किया था। तो ये जो रे फेस्टिवल है उस वक्त 1980 में जहां तक मुझे ध्यान है, जून के महीने में रोइंग के पावर हाउस के बगल में एक खुला सा मैदान हुआ करता था। इतापोलू जी के पिक्चर हॉल के रास्ते में लेफ्ट साइड में आता था वो मैदान, जहां तक मुझे ध्यान में है। वहां वो रे पूजा का आयोजन किया गया था। तो ये रे फेस्टिवल जो है ये एक्चुअली वहां के लोग फरवरी महीने के शुरुआती दिनों में मनाते हैं। ये 5 से 6 दिनों का उनका एक बहुत बड़ा पर्व होता है, जिसमें सभी गांव के लोग इकट्ठा होकर इस पारंपरिक पूजा में हिस्सा लेते हैं। और इस पारंपरिक पूजा में बहुत चीजों का वो लोग बलि देते हैं, सामूहिक बलि देते हैं, जैसे कि मिथुन हो गया, मुर्गे हो गए, और फिर अलग चिड़िया, फिर ये सूअर हो गए। ये सब चीजों का वो लोग बलि देते हैं, और पूजा करने के बाद, अनुष्ठान पूरा होने के बाद, इन बलियों के मांस से वो लोग अपना पारंपरिक खाना खाते हैं एक साथ। तो ये एक अलग तरीके का उनका पूजा है जो 5-6 दिन चलता है। तो 1980 में इस पूजा में हिस्सा लेने के लिए और इस पूजा को इनोग्रेट करने के लिए एक्चुअली RN हल्दीपुर जी वहां आए हुए थे। और उस दिन वहां हमारे पापा जी के साथ मैं भी वहां मौजूद था। लेकिन किस्मत कुछ ऐसी थी कि पंडाल लगी हुई थी, सारा आयोजन सामने फील्ड में किया हुआ था, लेकिन RN हल्दीपुर जी पंडाल से निकलकर उस फील्ड के बीचों बीच तक जाकर पूजा का इनोग्रेशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बारिश काफी ज्यादा हो रहा था, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रहा था, जिसके चलते सारे पूजा के अनुष्ठान को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। क्योंकि पूजा के अनुष्ठान उस वक्त हल्दीपुर जी पहुंचकर इनोग्रेट करते और फिर आगे बाकी की कहानियां होती। लेकिन जबकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, वो मुमकिन नहीं था, तो पूजा का सारा चीज रोका हुआ था। लेकिन कितनी देर तक? तो वहां के गांव के बड़े बूढ़ों ने फैसला किया और फिर इसी तरीके से वहां के एक पंडित जी को बुलाया गया, एक ईगू को बुलाया गया, जो एक्चुअली मंत्र तंत्र के काफी ज्ञानी होते हैं, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया। और उस दिन हम लोगों ने जो चीज वहां देखा, आप लोग दंग रह जाओगे। आप लोग कहोगे कि ऐसा थोड़ी होता है, सब झूठ है। लेकिन झूठ नहीं है दोस्तों, सच है, ऐसा होता है, मैंने देखा है। आप वहां चल के पूछ सकते हैं, ऐसे लोग उनके पास पहले थे, शायद अब भी होंगे। तो क्या है कि उस दिन वो पंडित जी वहां आते हैं और मैंने जब जो देखा वो आपको बता रहा हूं।
वो इतना बड़ा एक टोकरी में धान भर कर लाते हैं और उनके साथ एक आदमी आता है जो एक मुर्गे को पकड़े हुए रहता है। तो वो फील्ड के बीचों बीच आते हैं, उस धान की टोकरी को नीचे रखते हैं और काफी मंत्र तंत्र पढ़ने के बाद उस मुर्गे का सर को वो कलम कर देते हैं दाव से। और फिर खून टपकता हुआ जब धान में गिरता है थोड़ा, उसके बाद वो मुर्गे को छोड़ देते हैं। जहां तक वो मुर्गा भाग कर जाता है और अंत में सर नहीं होने के कारण ढेर होकर गिर जाता है, वहां तक वो चलकर पहुंचते हैं धान की टोकरी को लेकर और उसी डिस्टेंस के हिसाब से गोलाई के आंकड़े में यूं वो धान को मंत्र पढ़ पढ़कर छींटते हैं, धान को छींट देते हैं पूरा ऐसे चारों तरफ। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे उसके बाद क्या होता है। चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही है, लेकिन जहां उन्होंने ये गोल बनाकर धान को छीटा उस इलाके में बारिश नहीं होती है, बंद हो जाता है। और थोड़ी देर में आप विश्वास नहीं करोगे, आर्यन हल्दीपुर जी पंडाल से निकलकर वहां फील्ड के अंदर जाते हैं और रे पूजा का इनॉग्रेशन करते हैं। बारिश में वो नहीं भीजते हैं क्योंकि उस गोलाई के अंदर बरसात हो ही नहीं रही थी। ये एक सच्ची घटना है दोस्तों, जो मैंने मेरे आंखों से देखा है उस वक्त। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहा है ये आदमी, क्या सब झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं है। आप लोग आइए मेरे साथ, मैं आप लोगों को अरुणाचल लेके जाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि आज भी कहीं ना कहीं ऐसे लोग वहां मौजूद हैं जो इस तरीके के मंत्र तंत्र के ज्ञानी हैं। ऐसे कई किस्से हैं दोस्तों जो आप अगर सुनना चाहें तो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और आप लोगों में से जो भी आज हमारे इस वीडियो में नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले हर नए वीडियो को आप बराबर पा सकें। धन्यवाद।